एक 14 साल की लड़की एक अमेरिका के छोटे से टाउन से अचानक गायब हो जाती है। पुलिस महीनों तक उसे ढूंढती रहती है, लेकिन ना उसका कोई निशान मिलता है, ना कोई एविडेंस और ना ही कोई विटनेस जिसने उसे देखा हो। अगले 21 साल तक ये केस अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाता है। लेकिन 21 साल बाद एक औरत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है, मैं उसकी हूं। और उस एक सेंटेंस के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नई डायरेक्शन में मुड़ जाती है। मार्च 1989 अमेरिका के स्टेट मिशिगन के वेस्टर्न साइड पर लेक मिशिगन के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है हैमिल्टन। ये उन जगहों में से एक है जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। बच्चे बिना किसी डर के शाम तक बाहर खेलते रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बड़े क्राइम्स सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर्स की स्टोरीज होते हैं। इस छोटे टाउन में रहती है एक 14 साल की लड़की ऑन्ड्रिया बोमैन, अपने पेरेंट्स डेनिस बोमैन और ब्रेंडा बोमैन के साथ। बाहर से देखो तो उसकी लाइफ एक नॉर्मल टीनेजर की तरह ही है। वो स्कूल जाती है, नेबरहुड में फ्रेंड्स के साथ खेलती है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है और एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती हुई नजर आती है। अगर किसी को उस वक्त पूछा जाता कि उसका नाम पूरे अमेरिका में लिया जाएगा तो शायद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन 11 मार्च 1989 को सब कुछ बदल जाता है। उस दिन ऑन्ड्रिया अपने घर वापस नहीं आती और अचानक से गायब हो जाती है। पहले आसपास के लोगों को लगता है कि ऑन्ड्रिया शायद अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी या घर पे बिना बताए कहीं बाहर चली गई होगी। लेकिन जैसे जैसे शाम रात में बदलने लगती है और ऑन्ड्रिया का कुछ भी नहीं पता लगता, वैसे वैसे टेंशन पैनिक में बदल जाता है। फ्रेंड्स को फ़ोन किए जाते हैं, नेबर से पूछताछ की जाती है और पूरे एरिया में उसको ढूंढने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पेरेंट्स डेनिस और ब्रेंडा पुलिस के पास जाते हैं और फिर शुरू होती है ऑफिशियल मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन। और ये केस इतना बड़ा बन जाता है कि पूरे अमेरिका के न्यूज़पेपर्स और हेडलाइंस में आ जाता है, क्योंकि इस छोटे से टाउन में एक टीनेजर लड़की का ऐसे अचानक से गायब हो जाना बहुत बड़ी बात थी। वो एक बहुत सेफ नेबरहुड थी। आज तक वहाँ ऐसा कोई केस भी नहीं हुआ था। और फिर कुछ दिन तक पुलिस और वॉलंटियर्स मिलकर पूरे एरिया को इंच बाय इंच सर्च करते हैं। नेबरहुड के पीछे घने जंगल को पुलिस डॉग्स के साथ सर्च किया जाता है। लेक्स, आइसोलेटेड रोड्स, सब जगह को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। पुलिस नेबर्स और रेजिडेंशियल एरिया के लोगों से लगातार क्वेश्चनिंग करती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई ना कोई सबूत मिल जाए या कोई विटनेस मिल जाए जिसने ऑन्ड्रिया को लास्ट बार देखा हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी और वॉलंटियर्स की हेल्प के बाद भी पुलिस को और उसके पेरेंट्स को कोई भी कहीं से उम्मीद नहीं मिलती। ना कोई विटनेस, ना कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन, ना कोई रैंसम कॉल और ना ही कोई इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई फिजिकल एविडेंस मिला जो कि बता सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। जैसे एक 14 साल की लड़की अचानक से हवा में गायब हो गई। अगले कुछ महीनों तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लेकिन जब हर लीड डेड एंड पर ख़त्म हो जाती है तो केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। ऑन्ड्रिया बोमैन का नाम भी धीरे धीरे मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है जिनका कभी कुछ पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे इस केस को लोग भूलने लग जाते हैं। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 21 साल बाद एक औरत पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को एक ऐसी बात बताती है जिससे कि ये इन्वेस्टिगेशन नया मोड़ ले लेती है और केस को रीओपन किया जाता है। और उस औरत का नाम है कैथी टरकेनियन। वो पुलिस को कहती है कि मैं ऑन्ड्रिया की असली माँ हूँ। 1974 एलिगन काउंटी, मिशिगन। ऑन्ड्रिया की कहानी शुरू होने से काफ़ी पहले इस मिस्ट्री का एक और हिस्सा शुरू हो चुका था। उस वक्त ऑन्ड्रिया की रियल मदर कैथी टरकेनियन सिर्फ 16 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में वो एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम रखती है एलेक्सिस पेजर। उस वक्त कैथी की ज़िंदगी में ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और ना ही ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम जो उसे एक न्यूबॉर्न की परवरिश करने में मदद कर सके। बहुत सोच विचार और मुश्किल फैसले के बाद एलेक्सिस को एडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। एडॉप्शन उस दौर में कंप्लीटली सील्ड प्रोसेस हुआ करता था।
जिसका मतलब था कि अडॉप्शन कंप्लीट होने के बाद बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ये तक नहीं बताया जाता कि बच्चा किस फैमिली के पास जाएगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा और वो किस सिटी में रह रहे होंगे। एक तरह देखा जाए तो उस दिन कैथी अपनी बेटी से सिर्फ अलग नहीं हुई थी, उसने अपनी बेटी तक पहुंचने का हर रास्ता भी खो दिया था, लेकिन वो उसे कभी भूल नहीं पाई। हर साल अपनी बेटी के बर्थडे पर कैथी एक अच्छा सा केक लाती थी और उसे साइलेंटली बर्थडे विश करती थी, जिसे उसने सालों से देखा तक नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी किस शहर में है, कहाँ रहती है, कैसी है, लेकिन एक माँ के लिए ये सवाल कभी खत्म नहीं हुए। साल बीतने लगे और दुनिया बदल गई। इंटरनेट आम लोगों के घरों तक पहुंच गया और पब्लिक रिकॉर्ड्स भी आम जनता के लिए एक्सेसिबल हो गए। और पहली बार कैथी को लगा कि शायद अब उसको अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए वो कैसी है। उसने एडॉप्शन रिकॉर्ड्स, पब्लिक डाटाबेस और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। ये प्रोसेस आसान नहीं था। कई महीने पेपर वर्क, फोन कॉल्स, धीरे धीरे उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे जिन्होंने पहली बार उसे एक नया नाम बताया। एलेक्सिस बेजर अब ऑन्ड्रिया बोमेन के नाम से रह रही थी। ये पहली बार था जब कैथी को अपनी बेटी का नया नाम पता चला। अब उसके पास एक नाम था और इंटरनेट। उसने कंप्यूटर खोला और सर्च बार में टाइप किया ऑन्ड्रिया बोमेन, इस उम्मीद में कि उसको शायद दिखेगी कोई फैमिली पिक्चर, शादी की पिक्चर्स, कॉलेज ग्रेजुएशन या एक सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन जो पहला रिजल्ट उसके सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। मिसिंग टीन ऑन्ड्रिया बोमेन डिसअपीयर्ड मार्च 11, 1989। कैथी कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रह गई। ये वो चीज नहीं थी जो वो ढूंढ रही थी। उसकी बेटी अपनी फैमिली के साथ और खुश नहीं मिली थी। उसे सिर्फ एक 21 साल पुरानी मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। इस शौक के बाद कैथी ने सोचा कि वो उसकी फैमिली को कांटेक्ट करे। उसने उनको फोन कॉल्स की, मैसेजेस छोड़े और आखिर उसकी उनसे बात भी हुई। लेकिन उस कन्वर्सेशन ने उसे तसल्ली देने की बजाय और ज़्यादा परेशान कर दिया। जिन लोगों से वो अपनी बेटी के बारे में बात करने की उम्मीद लेकर पहुंची थी, उनकी आवाज़ में ना ही कर्टसी थी, ना कंसर्न और ना ही वो बेचैनी जो आम तौर पर एक मिसिंग फैमिली की बात करते वक्त महसूस होती है। कैथी को लगा कि जैसे उसके सवाल करने से लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जैसे कोई बात है जो उसे बताई नहीं जा रही। और अब वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस के पास जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था, ये उसकी बेटी का सच था जिसे उसने 21 साल पहले अपनी आंखों से अलविदा किया था। 2010 ऑटोवा काउंटी, मिशिगन। कैथी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मेरी बेटी 1989 से मिसिंग है तो इन 21 सालों में आखिर उसके साथ हुआ क्या। इन्वेस्टिगेशन सालों पहले ठंडी पड़ चुकी थी और उस केस को मिसिंग पर्सन का नाम देकर बंद कर दिया गया था। सबको लग रहा था कि कैथी शायद बाकी टीनेजर्स की तरह घर छोड़कर कहीं दूर चली गई है, लेकिन कैथी ने हार नहीं मानी। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बार बार कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, फोन कॉल्स किए, लेटर्स भेजे और इस केस को दोबारा रिकंसीडर करने का और ओपन करने की रिक्वेस्ट की। और वो पुलिस से बार बार ये बात कहती, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो कभी ना कभी मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करती, लेकिन उसने कभी नहीं की। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शुरुआत में पुलिस इसको सिर्फ इमोशनल रिक्वेस्ट सोचकर टाल रहे थे, लेकिन कैथी के लगातार कोशिश करने से और केस में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करने से केस को रीओपन करने का फैसला लिया गया। कैथी ने पुलिस के पास जाने से पहले ऑन्ड्रिया के स्कूल फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया और वहां से उसे एक इंफॉर्मेशन मिली जो कैथी ने पुलिस वालों को दी और इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई। पुराने स्टेटमेंट्स निकाले गए, ओल्ड एविडेंस दोबारा देखे गए। कैथी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऑन्ड्रिया की स्कूल फ्रेंड ने कैथी को बताया कि उसके मिसिंग होने से एक दिन पहले ऑन्ड्रिया की उसके फादर डेनिस से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस वक्त तक डेनिस सिर्फ एक फादर के रूप में इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर से उन लोगों पर नज़र डालनी स्टार्ट की जो ऑन्ड्रिया के करीब थे और इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक पुराना मर्डर केस सामने आया। एक ऐसा मर्डर जो ऑन्ड्रिया के केस से 1000 किलोमीटर दूर हुआ था और लगभग 10 साल पहले। सितंबर 1980, नॉरफॉक, वर्जीनिया।
एक यंग वुमेन कैथलीन डॉयल अपने रूटीन जिंदगी जी रही थी जब एक दिन उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने उस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन की, विटनेस से बात हुई, एविडेंस कलेक्ट हुआ, लेकिन उस दौर की फोरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी। क्राइम केस से कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस ज़रूर मिला था, लेकिन उससे किसी सस्पेक्ट से मैच करने का कोई तरीका उस वक्त मौजूद नहीं था। दिन सालों में बदल गए और कैथलीन डॉयल का मर्डर भी अमेरिका के उन कोल्ड केसेस में शामिल हो गया जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। लेकिन 2000s में फोरेंसिक साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, डीएनए एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट हो चुके थे और पुराने एविडेंसेस को दोबारा चेक किया जा सकता था। और जब कैथलीन के केस का बायोलॉजिकल एविडेंस नए डीएनए टेक्नोलॉजी से एनालाइज किया गया तो इन्वेस्टिगेटर्स को उस केस के सस्पेक्ट का एक नाम मिला, जो कि था डेनिस बोमैन। अब कई सालों बाद पुलिस के सामने एक नया सॉलिड सस्पेक्ट था और डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि वो मर्डर डेनिस ने किया था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक नया सवाल पैदा हो गया था, जो एक अनसॉल्व्ड मर्डर का किलर निकला। वो आदमी 1989 में ऑन्ड्रिया का एडॉप्टिव फादर भी था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर कैथलीन के मर्डर और ऑन्ड्रिया के गायब होने के बीच में कोई कनेक्शन भी था जो 21 साल में किसी की नज़र में ही नहीं आया। 2010 हैमिल्टन, मिशिगन। कैथलीन के मर्डर केस में डेनिस का नाम आने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑन्ड्रिया के केस को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दिया। अब तक डेनिस सिर्फ एक फादर था जिसके घर से एक 14 साल की बेटी गायब हुई थी, लेकिन अब वो आदमी एक कंफर्म्ड मर्डरर भी था। अब ये बात इन्वेस्टिगेशन की पूरी डायरेक्शन बदल देती है और इस बीच ऑन्ड्रिया की बायोलॉजिकल मदर कैथी भी अपनी तरफ से हर वो इंसान ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो ऑन्ड्रिया को जानता था। लेकिन कुछ कन्वर्सेशंस में एक बात बार बार सामने आ रही थी कि ऑन्ड्रिया और उसके फादर डेनिस के बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते थे, छोटी छोटी बातों पर फाइट्स होती थी। लेकिन कैथी के लिए ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके लिए ये पजल का ऐसा टुकड़ा था जो धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ रहा था। जैसे जैसे वो डेनिस के बारे में जान रही थी वैसे वैसे उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ऑन्ड्रिया के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें डेनिस का कोई हाथ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने डेनिस का एक पुराना स्टेटमेंट सामने आया। पुरानी केस फाइल में डेनिस ने यह कहा था कि उसकी ऑन्ड्रिया से उस दिन लड़ाई हुई थी और उसने ऑन्ड्रिया पे हाथ भी उठाया था और उसका कहना था कि ऑन्ड्रिया उसके बाद घर से चली गई थी। उस वक्त पुलिस के पास उस स्टेटमेंट को चैलेंज करने का कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अब पुलिस के पास एविडेंस थे। 21 साल बाद वही स्टेटमेंट जब एक कंफर्म्ड मर्डरर के बैकग्राउंड के साथ पढ़ा गया तो उसका मतलब पहले जैसा नहीं रहा। अब डेनिस शक की निगाह में आ गया था और इसी दौरान कैथी उनके घर के बाहर पहुंची जहां ऑन्ड्रिया अपनी एडॉप्टिव फैमिली के साथ रहती थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ था इस घर के अंदर। वो उस घर के बाहर खड़ी होकर उस घर को बहुत ध्यान से देख रही थी और घर के बाहर से उसकी नजर घर के बैकयार्ड पे गई जिसके पीछे बहुत घना जंगल था। कैथी को अंदर से एक बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। वो इस बात को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि उसकी बेटी उस घर से बाहर गई ही नहीं और वो अपनी ये फीलिंग लेकर पुलिस के पास गई। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उसके घर को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन पुलिस के लिए उस वक्त ये सिर्फ एक इंट्यूशन थी और इंट्यूशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। कैथी ने इन्वेस्टिगेटर से बार बार रिक्वेस्ट की। डेनिस पे बढ़ते शक के बाद और नए डेवलपमेंट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन उस पुराने घर तक पहुंच ही गई और फिर वो दिन आया जिसका कैथी 21 साल से वेट कर रही थी। कैथी ने पुलिस को बहुत इंसिस्ट किया कि डेनिस का बैकयार्ड सर्च किया जाए। पुलिस वालों ने भी उसकी बात मानकर बैकयार्ड सर्च करना स्टार्ट किया और डिग करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मिट्टी हटने लगी वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसे देखकर हर इन्वेस्टिगेटर समझने लगा कि ये केस खत्म होने वाला है। उस बैकयार्ड में ऑन्ड्रिया के रिमेन्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ऑन्ड्रिया बोमन के स्केलेटल रिमेन्स अलग अलग बैग में बरिड मिले, जैसे किसी ने सालों पहले हर निशान हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश की हो। 21 साल तक इस जगह के पास लोग गुजरते रहे। उसी जमीन के नीचे ऑन्ड्रिया अपने मिलने का इंतजार कर रही थी और सबसे दर्दनाक बात ये थी कैथी की वो इंट्यूशन जिसे लोग सिर्फ एक माँ की बेचैनी समझ रहे थे, आखिर वो ही सच निकली। डेनिस बोमन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
आखिर उसने खुद मान लिया कि ऑन्ड्रिया कभी घर छोड़कर गई ही नहीं थी। वो पूरे वक्त उस घर के पीछे, उस जमीन के नीचे दफन थी। सो गाइस, ये थी ऑन्ड्रिया बोमेन की कहानी। एक ऐसा केस जिसका 21 साल तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ रिश्तों का कनेक्शन सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी होता है। मैं हूं आपका होस्ट यूडी और आप देख रहे थे द 108 ग्लिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।